अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हमारा लॉज ऑफ मोशंस जो चैप्टर नंबर 4 शुरू है, आज हम उस पर एक नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पेज नंबर 62, 63, 64 और 65 इतने हम टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलिजन इन 2 डायमेंशन। जैसा कि आप तमाम को पता है कि जो हमारा पिछला लेक्चर था वो कोलिजन पर ही डिपेंड था और वो जो कोलिजन हमने डिस्कस किया था वहाँ पर हमने डेफिनेशन देखी थी व्हाट इज मीन बाय कोलिजन। तो हमने बोला था अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे पर अपना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, इसी को हम कोलिजन कहते हैं। ठीक है, ये जो कोलिजन होते हैं दो तरीक़ों से हमने डिस्कस किया था। दो तरह के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है नॉन इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन हुआ करता था जिसमें दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, इसको इलास्टिक कोलिजन कहा जाता था। और जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर मोमेंटम सिर्फ कंजर्व होता है लेकिन एनर्जी का लॉस होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसको हमने बोला था इन इलास्टिक कोलिजन। फिर हमने उसका परफेक्ट वाला जो एक स्पेशल जो केस था जिसका नाम था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी का इखराज होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है और लेकिन वहाँ पर भी मोमेंटम कंजर्व रहता है और ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए। फिर उसके बाद का जो टॉपिक था वो था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, जो स्मॉल ई हमने कैलकुलेट किया था कि स्मॉल ई क्या होता है, तो उसका एक फार्मूला हमने लिखा था E = माइनस ऑफ V अपॉन U। ठीक है, ये हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला था। ठीक है, तो आज के जो हमने जो पिछला जो टॉपिक डिस्कस किया था बच्चों जिसमें हमने कोलिजन देखा था, तो मैंने जो आपको कोलिजन बताया था वो कोलिजन 1 डायमेंशन था। कौन सा था? 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है? तो 1 डायमेंशन का मतलब है कि मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, u1 इसकी वेलोसिटी है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, u2 इसकी वेलोसिटी है, ये इधर आ रहा है। जब बच्चों ये एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब जब इनका कोलिजन होता है आपस में, तो कोलिजन के बाद में ये वाला ऑब्जेक्ट जिस लाइन से आया था, ठीक है, ये वाला इसका लाइन है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जिस लाइन से आया था ये वाला ऑब्जेक्ट उसी मास और वेलोसिटी v1 के साथ में उसी लाइन पर वापस जाता है और इधर वाला भी ऑब्जेक्ट जिस लाइन से आया था, जिस लाइन ऑफ इम्पैक्ट से आया था, उसी लाइन से अपना m2 मास और v2 वेलोसिटी के साथ में वापस जाता है। तो ये जिस तरह का कोलिजन था बच्चों जिसमें सेम लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर अगर ऑब्जेक्ट वापस जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है 1 डायमेंशन। मतलब ये एक ही डायमेंशन में होता है, लीनियर होता है। जिधर जो एक्सिस से आते हैं, मान लीजिए अगर ये आपके पास में x है, ये भी अगर आपके पास में x है, ये +x और ये -x। ठीक है, अगर ये +x से आया, ठीक है, ये -x से आया, टकराया, तो दोबारा ये जो है उसी डायरेक्शन में वापस जाते हैं। मतलब ये वाला दोबारा +x में जाएगा और ये वाला दोबारा -x में जाएगा। तो इस किस्म के कोलिजन को बच्चों हम कहते हैं 1 डायमेंशन कोलिजन। इज इट क्लियर? और ये जो कोलिजन होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में इसके लिए एक नाम इस्तेमाल किया गया है जो है हेड ऑन कोलिजन। क्या कहा जाता है इनको? हेड ऑन कोलिजन। तो हमेशा याद रखिए जो 1 डायमेंशन कोलिजन्स होते हैं वो हेड ऑन होते हैं, मतलब जिधर से आते हैं उधर ही दोबारा उसी डायरेक्शन में वापस जाते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करते। ऐसे कोलिजन्स को हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, या 1 डायमेंशन कोलिजन। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चों कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पर कोलिजन जो कराना है, कहाँ कराना है? 2 डायमेंशन में करवाना है। इसे कहा जाता है बच्चों अ नॉन हेड ऑन कोलिजन। क्या कहा जाता है इसे? नॉन हेड ऑन कोलिजन। अभी मैंने आपको बताया कि जो हेड ऑन कोलिजन होता है वो 1 डायमेंशन होता है, लिहाजा ये 2 डायमेंशन है, इसीलिए कहा जाता है इसे नॉन हेड ऑन कोलिजन। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट पर हम समझते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये इधर से आ रहा है m1 मास और v1 वेलोसिटी के साथ में। ये ऑब्जेक्ट ये वाले लाइन ऑफ इम्पैक्ट से आ रहा है जिसका मास m2 और u2 उसकी वेलोसिटी है। जब बच्चों इनका दरमियान में कोलिजन होता है तो ये आपके पास में -x है और ये आपके पास में +x है। अभी दोनों जो है ये +x, ये प्लस है और ये माइनस है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है ये प्लस से आ रहा है, ये माइनस से आ रहा है, दोनों का लाइन ऑफ इम्पैक्ट अभी x एक्सिस पर है। लेकिन जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के बाद में ये हो सकता है कि ये वाला ऐसे चले जाए और ये वाला ऐसे चले जाए। ठीक है, यानी कि जब ये अपने डायमेंशन को आफ्टर कोलिजन अगर ये अपने डायमेंशन को चेंज कर लेते हैं बच्चों तो इस किस्म के कोलिजन को कहा जाता है 2 डायमेंशन कोलिजन। हमेशा याद रखिए 1 डायमेंशन कोलिजन में ऑब्जेक्ट जो होता है सेम लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर टकराने के बाद में वापस आ जाते हैं, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। और 2 डायमेंशन कोलिजन में जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं
तो सेम लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर वापस नहीं आते, बल्कि अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे एक्सिस में, एक दूसरे कोऑर्डिनेट में चले जाते हैं। तो इस किस्म के डायमेंशन को कहा जाता है टू डायमेंशन कोलिजन। और जनरली जो हम हमारे अतराफ जो कोलिजन देखते हैं, दो गाड़ियाँ आपस में टकराती है, ठीक है, या दो बसेस आपस में टकराती है, जब दोनों टकराती है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो टकरा कर दोबारा सेम लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर वापस आ जाए। कोई कार इधर चली जाती है, कोई कार इधर चली जाती है, तो ये जो कोलिजन्स होते हैं ये होते हैं बच्चों नॉन हेड कोलिजन। क्या होते हैं ये? नॉन हेड ऑन कोलिजन। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारे डायग्राम में हमारे टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दी गई है, मैं आपको उसको समझाता हूँ कि वो हमको क्या बताया गया है। देखिए उसमें ना उन्होंने एक इस तरह से लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाया है, ठीक है। ये वाली मैं डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए ओके, यहाँ पर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया, छोटे वाला ऑब्जेक्ट है, उसका मास m1 कंसीडर कीजिए। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि इसका मास m1 होगा। ओके, एक दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस पहले वाले ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और इसका मास m2 ले लीजिए, ठीक है। देखिए इसका मास बड़ा है और इसका मास कम है ना, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। ओके चलो ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक टेंजेंट बनाया। क्या बनाया? टेंजेंट। इस टेंजेंट का नाम दिया गया बच्चों कॉमन टेंजेंट। क्या है ये? कॉमन टेंजेंट, जो हमारे लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर, यह है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो हमारे लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर इस तरह से परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर क्या है? परपेंडिकुलर है, इसको नाम दिया गया कॉमन टेंजेंट। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने ये किया कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल के आ रहा है जिसका मास m1 है, और उसका वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वो u1 है। कितनी इनिशियल वेलोसिटी? u1, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, वो यहाँ से चलकर आ रहा है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वो है u2। क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी? u2। m1 मास वाली की इनिशियल वेलोसिटी u1, m2 मास वाली की इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। ओके चलो, अब जब ये यहाँ पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर टकराते हैं तो ये टू डायमेंशन कोलिजन है, ठीक है। तो ये ना ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी होती है जिससे ये वापस जाता है टकराने के बाद में, यानी आफ्टर कोलिजन जब वापस जाता है, ये है आपके पास में v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी फॉर मास 1, ठीक है। और ये ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता, ये है v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी फॉर मास 2। इज इट क्लियर? इस तरह से हमको बताया गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में दो यहाँ एंगल लिए गए। यहाँ पर ये जो एंगल है इसको ना α1 नाम दिया गया है। हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कह सकते हैं, मतलब जहाँ आके ये टकरा रहा है α1, और ये वाले को कहा गया बच्चों α2, ठीक है। और ये वाला जो एंगल इधर बन रहा है इसको कहा गया β1, और ये वाले एंगल को कहा गया β2, ठीक है। यहाँ तक आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब मेन जो समझाने वाली बात है वो उसमें नहीं दी गई, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमको ना यहाँ पर अब कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। हमने वेक्टर चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। वेक्टर में मैंने आपको समझाया था कि कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे। इसको हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और ये ऐसे नीचे आ जाएगा। ओके चलो ठीक है। अब हम कंपोनेंट बनाएंगे। अगर u1 अगर थीटा के जानिब आए तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? तो आंसर है ये वाला कंपोनेंट होगा u1 cos α1। क्या होगा? u1 cos α1। हमने cos क्यों लिया? क्योंकि इधर थीटा है। हमने वेक्टर्स में पढ़ा है कि अगर थीटा के जानिब आता है तो cos 1 लेते हैं। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देखें u1 तो किसके बराबर होती है? u1 cos α1, ठीक है। चलो यहाँ समझ में आता है हमको। अच्छा, अब अगर मैं इसी को u1 को अगर इसके अपोजिट लेके जाऊँ तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? तो आंसर है ये वाला कंपोनेंट होगा u1 sin α1। ये कैसा होगा? u1 sin α1। यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये y एक्सिस में है। देखिए ये y एक्सिस में है, तो y एक्सिस में u1 क्या होता है? तो आंसर है y एक्सिस में u1 होता है u1 sin α1, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके, अब देखिए अब आते हैं इस पर, ठीक है। अब अगर हम इस पर देखें तो ये वाला जो आपके पास में v1 है, क्या है? ये v1 है। अगर v1 इधर जाए मतलब ये थीटा के जानिब जाए, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा बच्चों ये थीटा के जानिब जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में v1 cos β1। क्या हो जाएगा? v1 cos β1। यानी कि x एक्सिस में v1 क्या होता है? तो आंसर है x एक्सिस में v1 होता है v1 cos β1, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं हम y एक्सिस में, कि जब ये इधर y एक्सिस में आ जाता है, ये वाला y है, ये ऐसे वाला x है। जब ये इधर y में आता है तो थीटा के अपोजिट है, तो ये हो जाएगा v1 sin β1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर v1 जो होगा v1
साइन बीटा 1। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आता है? चलो ठीक है, अब आगे, अब इसमें आते हैं, फिर से इस तरह से ड्रॉ कीजिए। ओके चलो ठीक है, अब आते हैं ये वाले एंगल पर, यू पर। जब ये वाला यू, मतलब ये वाला जो U2 है, जब इधर थीटा के जानिब झुके इधर, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? तो आंसर है ये वाला कंपोनेंट होगा U2 cos अल्फा 2। क्या हो जाएगा? U2 cos अल्फा 2। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे कि x एक्सिस में U2 क्या होगा? तो x एक्सिस में जो U2 होगा बच्चों, U2 cos अल्फा 2, ठीक है। अगर U2 इसके अपोजिट जाए, यहाँ पर तो कोई एंगल नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में U2 साइन अल्फा 2, है ना। तो आप लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि y एक्सिस में U2 क्या होगा? तो y एक्सिस में जो हमारा U2 होगा वो होगा U2 साइन अल्फा 2। ये एक्चुअल में आपके टेक्स्ट बुक में देना चाहिए था, लेकिन समझ में नहीं आया क्यों नहीं दिया, बस सिंपली डायग्राम बना दिया और उसको समझाने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके चलो कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए यहाँ बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद में अब आते हैं ये बीटा पर, ठीक है। ये हमारे पास में V2 वेलोसिटी है। अगर V2 इधर आए और इधर जाए, पहले इधर वाला देखते, अगर ये अगर V2 जो है बीटा के जानिब जाए, मतलब ऊपर देखिए यहाँ पर एंगल थीटा है, तो यहाँ पर x एक्सिस में V2 क्या होगा? तो x एक्सिस में जो V2 होगा आपके पास में वो हो जाएगा V2 cos बीटा 2, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा? V2 cos बीटा 2, जब ये किधर जाए x में। और अगर ये इधर आए, y में अगर आए, मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर हो जाएगा V2 साइन बीटा 2। कितना हो जाएगा? अगर हम y की बात करें तो y एक्सिस में क्या हो जाएंगे? y एक्सिस में हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू V2 साइन बीटा 2, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। ओके, अब हमने बोला कि ये वाला जो हमारा कोलिजन है, ये कोलिजन इन 2 डायमेंशन है और नॉन हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है। उसी के साथ साथ में ये हमारा जो कोलिजन जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये एक इलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये एक इलास्टिक कोलिजन है, मतलब यहाँ पर एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम दोनों भी क्या होंगे? कंजर्व होंगे। अगर यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम दोनों भी कंजर्व है तो सबसे पहले हम मोमेंटम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? यहाँ पर मोमेंटम इज इक्वल्स टू कंजर्व होता है, इसीलिए हम पहले मोमेंटम निकाल रहे। देखिए पहले x के लिए मोमेंटम अगर हम निकालेंगे तो x वाला देखिए, ठीक है, तो हमारे पास मोमेंटम का क्या फार्मूला होगा? हुआ करता है इसके पहले m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन ये 1 डायमेंशन के लिए था। हमारा यहाँ तो 2 डायमेंशन है। जब 2 डायमेंशन है, मतलब जब ये आकर टकराता है तो एक पर्टिकुलर एंगल से मुड़कर दूसरे कोऑर्डिनेट में चले जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये वाली मसावत नहीं लिखेंगे। देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको। m1 u1 आपके पास में कितना है? तो u1 आपके पास में x में u1 cos अल्फा 1, u1 cos अल्फा 1, ठीक है। चलो u1 cos अल्फा 1 प्लस m2 यहाँ पर एज इट इज रहेगा। u2 कितना है आपके पास में? तो x में हमारे पास में जो u2 है वो है u2 cos अल्फा 2, u2 cos अल्फा 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू m1 v1 क्या है आपके पास में x में? तो x में आपके पास में v1 जो है वो है बच्चों v1 cos बीटा 1। कितना है? v1 cos बीटा 1 प्लस m2 यहाँ एज इट इज रहेगा। ओके, अब x में हमारे पास में v2 क्या है? तो x में हमारे पास में v2 जो है बच्चों वो है v2 cos बीटा 2, ठीक है। और ये है 2 डायमेंशन इक्वेशन के लिए, 2 डायमेंशन कोलिजन के लिए मसावत। देखिए मसावत को चेक कीजिए। मसावत आपके पास में m1u1 cos अल्फा 1, m1u1 cos अल्फा 1 प्लस m2u2 cos अल्फा 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू m1v1 cos अल्फा m1v1 cos बीटा 1 प्लस m2v2 cos बीटा 2, ठीक है। डायरेक्टली इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में दी गई थी, लेकिन मैंने इसका आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। अब उसी के साथ साथ में एक चीज़ और यहाँ पर निकाली गई है, वो है E, ठीक है। हम जानते हैं इज इक्वल्स टू होता है VS अपॉन VA, सॉरी VS अपॉन UA, ठीक है। तो ये हमने हमारे पास में जिसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये आपके पास में है। हम जानते हैं इसका हमने एक फार्मूला निकाला था माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ एक फार्मूला हमने निकाला था कि v2 माइनस v1 क्या था? ये माइनस ऑफ v2 माइनस v1। पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेट कर दिया था v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1।
u2 माइनस ऑफ u1, ये हमने निकाला था। तो बस हम इसी को सॉल्व करेंगे माइनस। ओके, देखिए अब v2 आपके पास में कितना है, तो v2 अगर हम देखें x में हमारे पास में v2 कहाँ पर है, x में हमारे पास में v2 जो है वो है बच्चों v2 cos बीटा 2, कितना है v2 cos बीटा 2। देखिए जो पहली वाली जो वैल्यू है आपके पास में, अगर हम x में देखें v2, तो v2 आपके पास में है v2 cos बीटा 2, कितना है v2 cos बीटा 2। चलो ठीक है, उसके बाद में माइनस v1 कितना है, तो x में अगर हम देखें हमारा v1, तो x में v1 है हमारे पास में v1 cos बीटा 1, तो यहाँ हो जाएगा v1 cos बीटा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय u2 कितना है आपके पास में x में, तो u2 x में u2 किधर है, ये इधर है, x में u2 जो आपके पास में u2 cos अल्फा 2 कितना है, u2 cos अल्फा 2 माइनस। ओके, अब u1, तो u1 हमारे पास में x में जो है u1 cos अल्फा 1 है, तो u1 cos अल्फा 1 यहाँ रख दीजिए, u1 cos अल्फा 1। ये है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर टू डायमेंशन मोशन। देखिए मसावत को चेक कीजिए, इज इक्वल्स टू माइनस v2 cos बीटा 2 है ना, माइनस v1 cos बीटा 1, इज इट क्लियर, डिवाइडेड बाय u2 cos अल्फा 2 बराबर है माइनस u1 cos अल्फा 1। तो हमारी इक्वेशन बराबर करेक्ट है। मतलब हमने यहाँ पर टू डायमेंशन मोशन के लिए क्या देखा, टू डायमेंशन मोशन के लिए हमने मोमेंटम निकाला कि मोमेंटम कितना होगा, तो टू डायमेंशन मोशन के लिए जो कंजर्व मोमेंटम होता है वो इतना होता है, मतलब साथ में एक एंगल बनाता है अल्फा और बीटा, और उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना होगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल में मैंने समझाया और टेक्स्ट बुक में बहुत शॉर्टकट में, उसको देख लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। डायग्राम को बराबर बनाइए, इसका स्नैपशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। टेक अ स्नैपशॉट। इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स फोर्स, क्या है इसका नाम, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। ये क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था सेकंड वाले चैप्टर में, फिर भी मैं आपको यहाँ दोबारा डिस्कस करवा दे रहा हूँ। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, तो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स क्या होता है, पेज नंबर 63 पर यह टॉपिक मौजूद है। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, ठीक है, तो न्यूटन का जो पहला जो लॉ था, न्यूटन का पहला लॉ ये बोलता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो अगर इसको स्टेट ऑफ रेस्ट से अगर स्टेट ऑफ मोशन में लाना है तो इसके ऊपर हमारे को अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है तो फिर से इसके स्टेट को चेंज करने के लिए इस पर फिर से हमको अनबैलेंस क्या लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को कम करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में लाने के लिए या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हम पर इसको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है। ये पहला लॉ हमको बोलता था। सेकंड वाला लॉ हमको क्या बोलता था न्यूटन का, वो ये बोलता था कि चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और हमने वहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी, अगर आपको याद होगा कि dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू f, है ना। इस इक्वेशन को हमने बोला था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर हमने यहाँ पर p बराबर mv लिखा था, ठीक है, p बराबर mv अपॉन dt इज इक्वल्स टू f। ओके, m को बाहर निकालिए क्योंकि कांस्टेंट होता है, dv अपॉन dt इक्वल टू फोर्स, यानी कि m इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमने यहाँ पर इसकी जगह a रखा था, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसकी जगह पर a रखा था, और f तो हमारे पास में फार्मूला आ गया था f इज इक्वल्स टू ma। इसको हमने सेकंड लॉ, इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इसको डिस्कस कर लिया। खैर हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है, फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि हम जानते हैं कि जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है आपका चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, या इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये था आपके पास में। ठीक है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी वेक्टर का सिंबल। चलो ठीक है, अगर बच्चों मैं इसी इक्वेशन को चेंज कर दूँ, मैं इसको ऐसे कर दूँ dp वेक्टर इज इक्वल्स टू फोर्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इसको कर दो dt, क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई बाय dt। तो बच्चों ये जो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, जो चेंज इन मोमेंटम है बच्चों, इसी चेंज इन मोमेंटम को कहा जाता है इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। क्या कहा जाता है इसको, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। मतलब यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है, इसी को क्या कहा जाता है, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर सडनली, ठीक है, कुछ वक्त के लिए अगर कोई फोर्स लगा दूं, ठीक है, तो बच्चों उस फोर्स को कहा जाएगा इम्पल्स। क्या कहा जाएगा, इम्पल्स। मैं आपको उसके एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्रिकेट मैन है, ठीक है, एक प्लेयर है और वो खेल रहा है, तो जब गेंद उसके पास में आती है तो जैसे ही वो बल्ले से हिट करता है, तो जो सडनली जो हिट करता है, जितने कम सेकंड तक, बहुत कम वक्त तक वो जो बॉल उसके बैट से कनेक्टेड रहता है, वो जो फोर्स उस पर अप्लाइड करता है, तो बच्चों उसी फोर्स को कहा जाता है इम्पल्स फोर्स। क्या कहा जाता है, इम्पल्स फोर्स। मतलब फोर्स
मल्टीप्लाई बाय टाइम। और ये जो टाइम होता है यहाँ पर स्मॉल dt इस्तेमाल हुआ, ये जो टाइम है बहुत स्मॉल वक्त के लिए का ये जो फोर्स है ये अप्लाइड होता है। जैसे फुटबॉल की मिसाल मैंने क्लास में दी थी कि जैसे एक फुटबॉलर है वो फुटबॉल खेल रहा है, तो जब वो फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल से उसकी जो किक रहती है वो जितने वक्त तक कनेक्टेड रहती है और जितने देर तक वो कनेक्टेड रहती है, जितना फोर्स वो उस पर बॉल पर अपना अप्लाइड करता है, तो वो टाइम के साथ में अगर फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उससे क्या निकल जाएगा, इंपल्स निकल जाएगा, या इंपल्स ऑफ द फोर्स निकल जाएगा। बच्चों इंपल्स ऑफ द फोर्स को जे से जाहिर किया जाता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का सिंबल लगेगा, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको जे वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय dt। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपके पास में dt। तो ये भी एक इंपल्स का फार्मूला है। तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स एक ऐसा सडन फोर्स होता है जो बहुत कम वक्त के लिए, एक ऐसी कुव्वत होती है जो बहुत कम वक्त के लिए किसी जिस्म पर लगाई जाती है, या चेंज इन मोमेंटम जो होता है, यानी कि म्यारी हरकत में जो तब्दीली होती है उसी को क्या कहा जाता है, इंपल्स कहा जाता है। या फोर्स और वक्त का अगर फोर्स और वक्त को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाए, एक दूसरे से ज़रब किया जाए, उनका प्रोडक्ट लिया जाए, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। ओके, तो ये है आपके पास में इंपल्स के ताल्लुक से कुछ खास बातें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हमको समझाना है आपको, वो ये है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो जो फोर्स लगता है, ठीक है, तो वो जो फोर्स लगता है, तो फोर्स अगर हम टाइम के साथ में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट पर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं और मल्टीप्लाई करता हूं उसको 1 सेकंड के लिए, ठीक है, तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं 1 सेकंड के लिए, तो जब मैं 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10 1 1 और न्यूटन इंटू सेकंड, क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकंड। मतलब मुझे यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है कि मेरे पास में ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकल गया, ठीक है, सॉरी इंपल्स निकल गया, मेरे पास में इसकी जो यूनिट आ गया बच्चों क्या निकल गया, न्यूटन इंटू सेकंड। किसका, इंपल्स का, न्यूटन इंटू सेकंड। अगर न्यूटन इंटू सेकंड इसका यूनिट है, यानी कि इंपल्स का यूनिट हो रहा था न्यूटन इंटू सेकंड, अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास में m1 L1 t-2 जो कि फोर्स का डायमेंशन है, और सेकंड है मतलब यहाँ पर हो जाएगा t1, यानी आगे चल के बन जाएगा बच्चों m1 L1 और t-2 और +1 जो हो जाएंगे t-1, ये निकल गया आपके पास में इंपल्स का डायमेंशन। तो इंपल्स क्या होता है, तो इंपल्स जो होता है वो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, या चेंज इन मोमेंटम को भी हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। किसी भी जिस्म पर जो हम सडन फोर्स लगाते हैं बहुत कम वक्त के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, इंपल्स ऑफ द फोर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम समझा के दी गई है और वहाँ बताया गया है कि जो हम हमेशा निकालते थे कि हाउ टू फाइंड द फोर्स या हाउ टू फाइंड द इंपल्स, तो उन्होंने एक डायग्राम बनाई है, देखिए मैं उसको भी डिस्कस करवा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि टॉपिक छूट गए। कोई इतनी खास बात नहीं है उसमें, बहुत सारी बार हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने क्या, ये वाले एक्सिस पर फोर्स लिया है, इस पर ना डेल्टा टी लिया है, मतलब चेंज इन टाइम, इज इट क्लियर। और यहाँ पर ऐसी डायग्राम आपको दिखेंगी, ठीक है, इस तरह की कुछ डायग्राम है, हाँ, और ये ऐसे है और ये ऐसे है। मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ। देखिए इसका मीनिंग ये है कि ये वाला जो पॉइंट है 0 0 है, जब फोर्स 0 था तो टाइम भी 0 था। जब ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, ये देखिए फोर्स यहाँ से लगना शुरू हुआ, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो सडनली उस पर फोर्स टाइम के साथ में इंक्रीज होता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। सडनली जो फोर्स है वो टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा, ठीक है, और कुछ वक्फे बाद जब फोर्स लगता है तो सडनली वो टाइम के साथ में डिक्रीज भी हो जाता है। बस इस ग्राफ का मतलब यही है, क्या है कि सडनली यहाँ पर जब फोर्स अप्लाइड होता है तो फोर्स अप्लाइड होने की वजह से ये फोर्स जो है सडनली टाइम के साथ में इंक्रीज होता है, और एक पर्टिकुलर मैक्सिमम पीक पॉइंट पर जाने के बाद में सडनली टाइम के साथ में डिक्रीज भी हो जाता है। ये इसी ग्राफ का मीनिंग है। अब ये वाला जो शेडेड एरिया है, तो ये शेडेड एरिया आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये शेडेड एरिया आपको जे रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो हुआ है बच्चों, ये क्या है, इंपल्स। मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि इंपल्स इज इक्वल टू एरिया, इंपल्स इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, यानी कि एरिया अंडर द कर्व। भाई इस कर्व के अंदर जितना एरिया आएगा उसकी मदद से हम इस ग्राफ की मदद से उसका इंपल्स निकाल सकते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब इसका अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCDEA, तो आपको अगर इसका एरिया निकालना है तो आप इंपल्स इक्वल टू कैसे निकालेंगे, आप इंपल्स इक्वल टू निकालेंगे एरिया ऑफ ABCDEA। अगर आप ABCDE का एरिया निकाल देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इंपल्स, जो हमने बहुत बार जो आपका मोशन इन प्लेन है, मैंने बहुत बार आपको वहाँ पर ग्राफिकल स्टडी से समझाया था कि एरिया कैसे निकाल लेते, आप लोग वहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था आपके पास में इंपल्स ऑफ द फोर्स, जिसको हम जे से जाहिर करते हैं, और ये भी एक कौन सी क्वांटिटी है बच्चों,
वेक्टर क्वांटिटी है जो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई होता है। तो टेक अ स्नैपशॉट। हाँ अभी देखिए पेज नंबर 64 पर एक टॉपिक है रोटेशनल एनालॉग ऑफ ए फोर्स। मतलब हमको यहाँ पर जो डिस्कस करवाया गया है वो टॉर्क के ताल्लुक से डिस्कस करवाया हुआ है। मोमेंटम ऑफ ए फोर्स और टॉर्क, मतलब जो टॉपिक का नाम है क्या है, मोमेंटम ऑफ ए फोर्स और टॉर्क, यानी कि फोर्स का जो मोमेंटम है उसको टॉर्क भी बोलते हैं। तो फिलहाल तो हम अभी तक जो डिस्कस करते हैं, बहुत सारी बात मैंने आपको टॉर्क के ताल्लुक से क्लास में डिस्कस करवा दिया था। एक बार फिर से हमारे पास में टॉपिक आया, एक नया नाम है उसके लिए याद रखिए, मोमेंटम ऑफ ए फोर्स। मोमेंटम ऑफ ए फोर्स को भी क्या कहा जाता है बच्चों, टॉर्क कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। टॉर्क को ना ऐसे टाउ से रिप्रेजेंट करती है, ये सिंबल किसका है, टाउ का। ठीक है, जिसको टॉर्क कहा जाता है। तो टॉर्क क्या होता है इसको समझिए। जैसे अगर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन मोशन करवाना चाहता हूँ, लीनियर मोशन अगर इसके अंदर करवाना चाहता हूँ, तो मुझे इस पर अपना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये लीनियर मोशन करेगा और ये आपको ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन करवाना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन मतलब खती हरकत अगर करवाना है तो उस पर हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाना चाहूँ या रोटेशनल मोशन करवाना चाहूँ, रोटेशनल मोशन, अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ दो वर्ड इस्तेमाल किए, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार क्लास में डिस्कस कर लिया हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और हर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है विद डिफरेंट रेडियस। ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को मैं लीनियर मोशन करवाना चाहता था, तो लीनियर मोशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, तो आंसर है लीनियर मोशन करवाने के लिए मुझे इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को या एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं रोटेशनल मोशन करवाना चाहता हूँ तो मुझे इस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर है अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन अगर परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ तो बच्चों मुझे इस पर लगाना पड़ेगा टॉर्क। क्या लगाना पड़ेगा इस पर, टाउ लगाना पड़ेगा, तब जाके ये ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा, रोटेशनल मोशन अंजाम देगा। यानी लीनियर मोशन के लिए जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन के लिए वही काम टॉर्क करता है। ये बात भी मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो लीनियर मोशन में फोर्स काम करता है वो रोटेशनल मोशन में टॉर्क काम करता है। ठीक है, टॉर्क का फार्मूला कैसे होता है तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो टॉर्क जो होता है बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये फोर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा बच्चों फोर्स और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब रेडियस वेक्टर आर। ठीक है, चूंकि यहाँ पर क्रॉस है तो ये टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल हो जाएगा ये आपके पास में एफ आर साइन ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा, एफ आर साइन ऑफ थीटा। ये बन गया आपके पास में टॉर्क का फार्मूला। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमने रेडियस वेक्टर लिया, क्रॉस था तो साइन थीटा लगा लिया। इसका क्या यूनिट बनेगा बच्चों, तो इसका जो यूनिट बनता है फोर्स मतलब न्यूटन, ठीक है, और डिस्टेंस मतलब मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। इसके डायमेंशन क्या बनेंगे, इसके डायमेंशन बनेंगे m1, L1 था तो ये हो जाएगा L2 और t-2। ये हो गया इसके पास में डायमेंशन, मैंने डायरेक्ट लिखा हो, कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, चलो अब हमको ना इम्पल्स जो है या मोमेंटम ऑफ जो फोर्स है बच्चों, मैं यह लिखता हूँ कि टाउ जो है डिपेंड ऑन, जो टाउ है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड होता है। सबसे पहला टाउ डिपेंड होता है बच्चों फोर्स पर। किस पर डिपेंड होता है, फोर्स पर। यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर मैं जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, मान लो मैं इस पर 40 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ऐसे घूमते रहेगा। अगर मैं इस पर 400 न्यूटन का फोर्स लगाऊँ तो ये और ज़्यादा घूमेगा। अगर मैं इस पर 4000 न्यूटन का फोर्स लगाऊँ तो ये और ज़्यादा घूमेगा। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। मतलब जितना ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो उतना ज्यादा रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, उतना ज्यादा रोटेट करेगा। ठीक है, तो जो टाउ है वो किस पर डिपेंड है बच्चों, फोर्स पर। ठीक है, एक चीज है। दूसरी बात ये है कि टाउ जो डिपेंड होता है, ठीक है, वो टाउ जो डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर। किस पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये समझाता हूं आपको, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड होता है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है समझिए। जैसे आपके पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है, ठीक है, ये वाला इसका रेडियस वेक्टर है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होता है बच्चों, जैसे ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर रेडियस वेक्टर आकर मिल रहा, और अगर मैं यहाँ से
अगर मैं इधर से फोर्स अप्लाइड करूं, ठीक है, ये मेरा फोर्स अप्लाइड हो रहा और ये इधर से रेडियस वेक्टर आ रहा, ठीक है, तो जहां पर ये दोनों मिलते हैं बच्चों, इन्हें कहा जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक तो ये हुआ, एक ऐसे आर्बिट्ररी शेप की डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये इसका सेंटर है मान लो, ओके, तो ये अगर मैं इसका ऐसे रेडियस बनाऊं, ठीक है, ये इसका रेडियस वेक्टर आर है और मैं अगर इधर से फोर्स अप्लाइड करूं तो ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये इस पर कैसे डिपेंड होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसे डिपेंड होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर देखिए ये डायग्राम में देखिए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ से, ये इसका रेडियस वेक्टर है, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो बताइए घूमेगा क्या? तो आंसर है नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? सर हम जो रेडियस वेक्टर और जो फोर्स है इसके दरमियान का एंगल जीरो है, तो जीरो है तो इस पर कोई फोर्स ही अप्लाइड नहीं होगा, ये घूमेगा नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों पता है क्या? मुझे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर ना ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फोर्स। जब मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा, मतलब अगर थीटा इक्वल टू 90 रखे अगर मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर अगर पॉइंट पर अगर फोर्स लगाता हूं एक पर्टिकुलर एंगल से, तब जाके ये ऑब्जेक्ट घूमता है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगा दूंगा तो ऑब्जेक्ट नहीं घूमेगा, अगर मैं पर्टिकुलर एंगल से यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो ये जो है ऑब्जेक्ट घूमते रहेगा। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर भी डिपेंड होता है। तीसरा जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस कर चुका हूं वो है एंगल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या है? एंगल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये डिपेंड होता है बच्चों एंगल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर, यानी कि ये वाला एंगल देखिए, यहां पर एंगल कितना है? आर और एफ के दरमियान में 0 है, यहां पर आर और एफ के दरमियान में एंगल कितना है? 90 है। मतलब अगर मैं 90 से अप्लाई करूं तो ये घूमेगा, अगर 0 से अप्लाई करूं तो नहीं घूमेगा। अच्छा, अगर मैं इधर से 180 से अप्लाई कर दूं तो आंसर है अगर मैं 180 से भी अगर अप्लाई करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं घूम पाएगा। ठीक है, हम देखते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमको घुमाना है तो हम उसको ऐसे साइड से फोर्स लगाते हैं उस पर, ठीक है, अगर हम उसको ऐसे दबा के फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं घूमेगा। ठीक है, तो ये बात ख्याल रखिए। जो टाउ है आपका 3 चीजों पर डिपेंड होता है। पहला फोर्स पर, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टाउ क्रिएट होगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर, इस पर भी डिपेंड रहेगा। ये जो है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, रेडियस वेक्टर फोर्स जहां पर मिलता है उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। और एंगल बिटवीन द आर एंड एफ, इस पर भी डिपेंड होता है। जितने हम अलग अलग एंगल से अगर फोर्स लगाएंगे, अगर 0 से लगाएंगे तो भी नहीं घूमेगा, 180 से लगाएंगे तो भी नहीं घूमेगा, अगर हम 90 से लगाते तो ये ऑब्जेक्ट घूम सकता है। ये है इसके ताल्लुक से कुछ खास बातें। ठीक है, अब ना ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो हमको इसका ये भी पता होना चाहिए कि भाई अगर एक आर्बिट्ररी शेप के अगर बॉडी पर मैं फोर्स लगाता हूं तो टाउ की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो हमेशा याद रखिए, मैं आपको समझा भी देता हूं कि अगर देखो ये मिटा दे रहा हूं मैं, अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमता है, कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक ऑब्जेक्ट घूमता है तो हमेशा याद रखिए उस पर जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा वो ना ऐसे इनवर्ड होगा, सॉरी आउटवर्ड होगा। कैसे होगा? आउटवर्ड। अगर कैसे घूमता है ऑब्जेक्ट? एंटी क्लॉकवाइज अगर ऑब्जेक्ट अगर घूमता है, ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो उस पर जो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होंगी बच्चों? आउटवर्ड होंगी। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास में क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, ये जो सिंबल है ये किसका है? इनवर्ट का है। मैं आपको ये अभी समझा के देता हूँ कि ये मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। मैं उसी डायग्राम पर से आपको समझा देता हूँ कि हम यहाँ पर टॉर्क कैसे बताएंगे। ऐसे आर्बिट्ररी शेप की एक बॉडी है, ये उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है जी, और ये इसका रेडियस वेक्टर लिया गया है आर, ठीक है, और समझो ये आपके पास में रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है और फोर्स यहाँ से ऐसे लगा है, मतलब ये इधर फोर्स की डायरेक्शन है, ये एफ की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो ये तो आपके पास में इतना फोर्स यहाँ से लग रहा है, मतलब यहाँ से फोर्स एफ लग रहा है, ओके, और उन्होंने यहाँ बताया है कि ये वाला जो ये है आपके पास में डायरेक्शन ऑफ आर, और यहाँ पर उन्हें बताया कि जब फोर्स क्रॉस आर अगर लिया जाए, है ना, फोर्स क्रॉस अगर आर लिया जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना, उसकी डायरेक्शन आपको उन्होंने बताई। तो उन्होंने यहाँ पर ऐसे सिंबल लगाया और इन्होंने बोला कि यहाँ पर डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ बच्चों हमको इस्तेमाल करना है राइट हैंड थंब रूल। क्या इस्तेमाल करना है? राइट हैंड थंब रूल। कैसे हम करेंगे? देखिए, ये जो आपकी फिंगर्स है ना, फिंगर्स को ऐसे रखो, ये जो आपका रेडियस वेक्टर ना, रेडियस वेक्टर पर ऐसे रखो, रख दिया। आप फोर्स किधर है जी? तो फोर्स अगर हम देखें तो फोर्स ये हमको ऐसे, इसको ऐसे मोड़िए। जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे बच्चों तो हम ये देखेंगे कि जब रेडियस वेक्टर पर रख के हम हमारे फिंगर्स को फोर्स की तरफ मोड़ते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा थंब है वो बाहर की जानिब आ रहा है।
ठीक है। हमारा थंब अगर बाहर की जानिब आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो टॉर्क की जो डायरेक्शन है ये हम थंब से डिसाइड कर रहे हैं। अगर हमारा थंब बाहर की जानिब है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में जो टॉर्क की डायरेक्शन है किधर है, बाहर की जानिब। किससे डिसाइड किया हमने, राइट हैंड थंब रूल से। कैसे रखा, रेडियस वेक्टर पर इस तरह से रखा और फोर्स की डायरेक्शन में उसको मोड़ा, तो जो थंब है वो हमारा बाहर की जानिब है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है। समझ में आ चुका है, चलो ठीक है। अब दूसरी डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दूसरी डायग्राम में ये तो हुआ आपके पास में आउटवर्ड फोर्स। अब देखते हैं कि इनवर्ड फोर्स कैसे होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डायग्राम में बना देता हूँ, मुझे याद नहीं है डायग्राम। ये डायग्राम मैंने बनाया ऐसे, ये भी एक आर्बिट्ररी शेप की डायग्राम इन्होंने बनाने की कोशिश की है। चलो ठीक है, और यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है, ये है उनका रेडियस वेक्टर ऐसे, ये रेडियस वेक्टर आर है, ठीक है। रेडियस वेक्टर आपको समझता है, हाँ। ये ऊपर से फोर्स अप्लाइड हो रहा है ऐसे, ये फोर्स अप्लाइड हुआ और ये रेडियस वेक्टर है, ठीक है। अच्छा चलो देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर है, ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि हमने जब ऐसे रखा था और फोर्स की जानिब मोड़ा था तो ये जो थंब हमारा बाहर की जानिब आया था। अब यहाँ देखिए रेडियस वेक्टर है, ठीक है, ये ऐसे रेडियस वेक्टर है और हम क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स की जानिब मोड़ रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन नीचे है ना, ये हमने इसको ऐसे रखा, ठीक है, और ऐसे फोर्स की जानिब इसको मोड़े, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन नीचे है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो थंब है वो अंदर जा रहा है बोर्ड के अंदर, मतलब यहाँ पर जो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड है। कैसे है, इनवर्ड। देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर इस तरह से था, ठीक है, फोर्स ऊपर था तो फोर्स की तरफ मोड़ा तो ये हमारा थंब बाहर आया, मतलब टॉर्क बाहर की जानिब है, ठीक है। यहाँ रखा तो यहाँ तो ये नीचे है, ठीक है, तो हम फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे पलटा देंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे सॉरी, जब हम इसको ऐसे पलटा के ऐसे फोर्स की जानिब घुमा देंगे तो हमारा जो थंब है अंदर की जानिब जा रहा है, मतलब यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इनवर्ड टॉर्क यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास है मोमेंटम फोर्स, जिसको हम टॉर्क बोलते हो, और उसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल की मदद से डिसाइड करते हैं। कैसे रखने का, स्ट्रेट रखने का, फोर्स की यानी घुमाने का, थंब जिधर आएगा उधर हमारे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो टॉर्क के ताल्लुक से थे, ठीक है। अब आपके पास में टॉर्क का फार्मूला क्या है, कुछ स्पेशल केसेस है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस में पहला है, वी नो दैट द फार्मूला फॉर टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क इक्वल टू होता है एफ आर साइन ऑफ थीटा। कितना होता है, एफ आर साइन ऑफ थीटा। तो पहले उन्होंने बोला कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर एफ और आर के दरमियान का थीटा कितना हो, 0, ठीक है। एफ और आर का दरमियान का थीटा 0, इसका क्या मतलब है, तो ये आपके पास में एक रेडियस वेक्टर है, ठीक है, और फोर्स अगर मैं इधर से अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके दरमियान का एंगल कितना है, 0 है, तो साइन 0 कितना होता है, तो 0 होता है। तो यानी कि टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर एफ और आर के दरमियान का अगर एंगल 0 हो तो टॉर्क भी कितना होता है, 0, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला, केस सेकंड में इन्होंने क्या बोला, केस सेकंड में इन्होंने बोला कि अगर थीटा इक्वल टू 90 हो, कितना हो, थीटा इक्वल टू 90, मतलब ये रेडियस वेक्टर है और अगर मैं फोर्स यहाँ से अप्लाई करूँ, ठीक है, ये सेकंड केस और ये वाला फर्स्ट केस, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूँ, अगर थीटा इक्वल टू 90 हो तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ आर साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, एफ इंटू आर। मतलब यहाँ से जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो मे भी पॉसिबल आपको ऑब्जेक्ट घूम सकता है या घूमेगा ही, ठीक है। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस इन्होंने बोला केस 3 में इन्होंने बोला कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180, यानी कि ये रेडियस वेक्टर है और मैं इधर से अप्लाइड कर दूँ इस पर, ठीक है। ये अगर फोर्स, ये थर्ड वाला केस के लिए, अगर मैं इधर से फोर्स अप्लाई करूँ, अगर मैं 180 रख दूँ तो फिर से टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय साइन 180, फिर से ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास में टॉर्क जो बच जाएगा वो भी कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यानी हमें एक बात समझ में आती है कि अगर हम टॉर्क 0 रखें, अगर हम द एंगल बिटवीन एफ एंड आर 0 अगर रखें तो टॉर्क हमेशा अगर हम एंगल बिटवीन एफ एंड आर अगर 0 रखें तो भी टॉर्क 0 होता है, अगर 180 से अप्लाइड करें तो भी 0 होता है। तो हमें कितने से अप्लाइड करना पड़ेगा, 90 से अप्लाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास में फोर्स की कुछ वैल्यू होंगी, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके सिलेबस के ताल्लुक से थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। मुझे इससे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप पर नोट्स भी अपलोड कर रहे हैं। जिन बच्चों को अल्लाह ताला ने अभी तक हिदायत नहीं दी है, तो मैं आप लोगों को ये मेरा सजेशन दूंगा कि
आप बच्चों नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाइए। नोट्स बनाना भी एक कला है, ठीक है, नोट्स बनाइए, मेरे व्हाट्सएप पर अपलोड कीजिए, मैं सभी के नोट्स पढ़ रहा हूँ, और जो सबसे अच्छे नोट्स बनाएगा इंशाल्लाह उसको मेरी जानिब से कुछ प्राइज़ मिलेगा। तो आपका नाम नोट्स पर ज़रूर लिखिए, आपका नाम और मोबाइल नंबर, ताकि जब मैं उसको सॉर्ट आउट करूँ तो मुझे आसानी जाए, ठीक है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इससे ये वाले लेक्चर की भी आप नोट्स जल्दी से बना लेंगे। ये सभी के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी नोट्स बनाइए, मुझसे कांटेक्ट में रहिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप कॉल या व्हाट्सएप पर ज़रूर पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आप तमाम के पास में है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।